हेलो एवरीवन। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स कॉस एकेडमी के सीयूईटी से रिलेटेड डेडिकेटेड चैनल पे, जिसपे हम सीयूईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे और जितनी भी चीज़ें सीयूईटी से रिलेटेड हैं सारी ही चीज़ों का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें जीटी से रिलेटेड जो आपका जीटी का जो आपका सब्जेक्ट है एक पॉलिटी है ना, जीटी में एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी से आपके तीन चार क्वेश्चन आते हैं। तो वो पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे है ना। पॉलिटी में हम किस क्या पढ़ते हैं सर? पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी तक हम आपका काफ़ी चीज़ें देख चुके थे। पार्ट 3 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट किया था। फंडामेंटल राइट्स जो था हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जिसने वो नहीं देखा ना बेटा, वो जाके चैनल पे जाएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करेगा और प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अब तक पार्ट 3 तक जितने भी हैं सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप जाके वो वहाँ पे देखोगे, सारी वीडियोस देखोगे। और अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना, है ना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा और बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हमने क्या देखा था? आपका हमने पार्ट 3 देखा था। तो पार्ट 3 में आपका क्या आता है? फंडामेंटल राइट आते हैं। तो फंडामेंटल राइट में हमने आपका देखा था आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोलता था बेटा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बोलता था कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो कि सर मेरा फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन हुआ है, तो मुझे फंडामेंटल राइट मेरा जो है वो प्रोवाइड किया जाए, मतलब उस पर कोई एक्शन लिया जाए जिसकी वजह से मेरे जो वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन ना हो, है ना। उसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट आया है वो ना हो। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आप जो अपील करोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका ऑफिशियल ऑर्डर इशू करेगा, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? आपका रिट, है ना। तो रिट आपसे पूछा जाए कि रिट जुरिडिक्शन जो होता है वो किसका पार्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट का पार्ट होता है। सर रिट्स कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। चलो, तो आपका रेट्स जो है, रेट्स आपका दो आर्टिकल हैं रेट्स से रिलेटेड, एक आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। ये दो आर्टिकल हैं आपका रेट्स से रिलेटेड। पूछा जाए पहला बेसिक क्वेश्चन, सर रेट्स को है ना कौन इशू कर सकता है? तो हम बोलेंगे सर आर्टिकल 32 में बोला है कि रेट्स को इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की है, और आर्टिकल 226 में बोला है कि रेट्स को इशू करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट की है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट छीना गया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ये चीज बोली है आपके आर्टिकल 32 में, या फिर आप हाई कोर्ट में जाके भी अपील कर सकते हो उसके लिए, ये चीज बोली है आपके आर्टिकल 26 में, 226 में। यहां तक समझ में आया कि रिट कौन इशू करेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा या हाई कोर्ट इशू करेगा। ठीक है। सर क्या कोई और कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है ना? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा क्या इंडिया में जुडिशरी में कोई और कोर्ट भी ऐसा है जो आपका रिट इशू कर सकता है? हाँ सर, यहाँ पे बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को ऑथराइज कर सकता है कि वो कोई भी कोर्ट आपका रिट इशू कर सकता है। लेकिन वो अथॉरिटी कौन देगा? आपका पार्लियामेंट देगी। पार्लियामेंट जिस कोर्ट को ये अथॉरिटी देगी वो कोर्ट भी आपका रिट इशू कर सकता है। लेकिन जनरली कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये चीज समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे दूसरी चीज समझते हैं कि सर रिट इशू हो गई। अब यहाँ पे पूछा जाए कि सर दोनों कोर्ट रिट तो इशू कर सकते हैं, लेकिन रिट इशू करने की जो पावर है, रिट जुरिडिक्शन जो है, वो किसका ज्यादा है? क्या रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है या रिट जुरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है? मतलब रिट इशू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या हाई कोर्ट की? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो आपका रिट इशू करेगा वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपका रिट इशू कर सकता है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे भी कर सकता है, प्लस लीगल राइट के वायलेशन पे भी कर सकता है। अगर आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, अगर आपका कोई लीगल राइट भी छीना गया है ना, तो उस पे भी आपका रिट इशू कर सकता है हाई
कोर्ट। तो अगर पूछा जाए रिट जुरिडिक्शन किसका ज्यादा है, रिट इशू करने की पावर किसकी ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर रिट इशू करने की जो पावर है वो आपका हाई कोर्ट की ज्यादा है। सर हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर ज्यादा क्यों है? सर रिट जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए इशू करेगा, जबकि हाई कोर्ट आपका लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। इस वजह से रिट इशू करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट की ज्यादा है ना। तो रिट पिटीशन जो है वो आपका लीगल मैटर्स में भी हो सकती है, हाई कोर्ट में। तो ये चीजें समझ में आई। तो रिट जुरिडिक्शन किसका ज्यादा हुआ? आपका हाई कोर्ट का। अब सर ये बताइए, मैं गया आपका सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मेरे लिए आप रेट इशू करिए और मेरे फंडामेंटल राइट को मुझे प्रोवाइड करिए। या फिर मैं गया हाई कोर्ट के पास, तो क्या सर कोर्ट मना कर सकता है मेरे केस लेने से? क्या कोर्ट मना कर सकता है कि हम आपका रिट जो है वो इशू नहीं करेंगे, है ना? तो क्या कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? तो बेटा यहां पे याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता और हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज रिट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट रिट इशू करने से आपका मना भी कर सकता है। हाई कोर्ट चाहेगा तो रिट इशू करेगा और हाई कोर्ट नहीं चाहेगा तो रिट इशू नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट नेग्लेक्ट रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट कैन डिनाई रिट जुरिडिक्शन, है ना। सर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 3 में है आर्टिकल 32 और पार्ट 3 हमें मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट आपका इशू करने से मना नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? पूछा जाए हु इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या होता है आपका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने से मना कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर पाएगा? नहीं सेव कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा। तो जब गार्जियन बचा नहीं पाएगा तो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? इस वजह से सुप्रीम कोर्ट आपका रिट इशू करने से मना नहीं कर सकता। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई कोर्ट पे हैं? क्या हाई कोर्ट आपका रिट आपका गार्जियन है सुप्रीम उसका कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं सर, हाई कोर्ट आपका गार्जियन नहीं है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हाई कोर्ट मना कर सकता है। तो हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन को रिफ्यूज कर सकता है, डिनाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जुरिडिक्शन को डिनाई नहीं कर सकता। तो रिट्स के बेसिस पे या रिट से रिलेटेड आपके ये दो तीन बेसिक पॉइंट्स समझ में आए, है ना। कौन रिट इशू करेगा, किसकी पावर ज्यादा है, कौन रिट इशू नहीं करेगा, किसकी पावर जो है वो आपका कम है, वो सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगली चीज हम देखते हैं। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके 5 टाइप ऑफ रिट्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के रिट्स होंगे? 5 टाइप के रिट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन जुडिशरी में आपके डिफाइन हैं, है ना। कई और कंट्रीज में ज्यादा भी होते होंगे, कुछ कंट्रीज में कम भी होते होंगे, कुछ कंट्रीज में नहीं भी होते होंगे, है ना। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी जुडिशरी में कितने रिट अलाउड हैं आपका? सर 5 टाइप के रिट्स जो हैं वो आपका अलाउड हैं। सर कौन कौन से 5 टाइप के रिट्स हैं जो आपका इंडियन जुडिशरी में अलाउड हैं? सर पहला रिट है आपका हेबियस कॉर्पस, है ना। पहला रिट क्या है आपका? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट को समझते हैं थोड़ा सा कि कब ये इशू किया जाता है ना। जब आपका जो आर्टिकल 24 था, सॉरी आर्टिकल 22 था, आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि अगर आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाएगा तो आपको 24 आवर के अंदर अंदर किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, है ना। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है या डिटेन करती है तो आपको रीजन बताएगी क्यों अरेस्ट या क्यों डिटेन किया है, और आपको अरेस्ट या डिटेन करने के बाद विद इन 24 आवर्स क्या होगा, वो आपको किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, उसके सामने प्रेजेंट करेगी। अगर वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट नहीं करती किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने और आपको दोबारा से, मतलब दोबारा से, या वो आपको 24 से आवर से ज्यादा आपको अरेस्ट कर कर रखती है या डिटेन कर कर रखती है, तब आप जिस रिट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिस रिट पिटीशन के लिए आप एप्लीकेशन दोगे, वो क्या होगी? आपका हेबियस कॉर्पस, है ना। तो हेबियस कॉर्पस समझ में आया। कब आप एप्लीकेशन दोगे? जब आपको डिटेन किया जाए, जब आपको अरेस्ट किया जाए मोर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से ज्यादा किया जाए बिना किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए।
अगर आपको किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया है, उसने ऑर्डर इशू किया है कि इन्हें आपका डिटेन किया जाए, इन्हें कंटिन्यू अरेस्ट रखा जाए, तो आप इसके लिए हेबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बिना किसी कोर्ट या जज या मजिस्ट्रेट की परमिशन के अगर आपको किया जाता है, तो आप जिसके लिए अप्लाई करोगे वो क्या होगा, हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है आपका, टू बी प्रेजेंटेड, है ना। अगर आपसे पूछे सर हेबियस कॉर्पस का लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड है हेबियस कॉर्पस, या इसका जो मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, टू बी प्रेजेंटेड, कि किसी भी पर्सन को इन पर्सन कहीं पे भी प्रेजेंट किया जाए, कहीं पे यानी कि कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने। समझ में आया आपका। तो अब यहाँ पे आता है बेटा रिट्स में हमें दो चीजें देखनी होती हैं, एक तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपसे पूछेगा, दूसरा पूछेगा कब इशू हो सकता है या किस मैटर में इशू हो सकता है, तीसरा किसके अगेंस्ट में इशू हो सकता है और किसके अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीजें हमें बस देखनी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हेबियस कॉर्पस जो है कब इशू होगा, है ना, किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, तो ये अगेंस्ट इशू हो सकता है आपका पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक बॉडी है, या पब्लिक आपका इंडिविजुअल है, उसके अगेंस्ट ये इशू हो सकता है, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई प्राइवेट बॉडी है, उसके अगेंस्ट में भी ये इशू हो सकता है, हेबियस कॉर्पस। पूछा जाए सर ये किसके अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिलीज्ड, है ना, किसके अगेंस्ट में ये इशू नहीं होगा, जब आपके कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है ना, जब डिटेंशन जो है अकॉर्डिंग टू लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग आपको डिटेन किया गया है, तो हेबियस कॉर्पस आपका इशू नहीं होगा, है ना। जब आपका प्रोसीडिंग्स जो हैं हैव बीन कंडक्टेड अंडर द कंट्रोलर ऑफ लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर और कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर किया है, तो आपका हेबियस कॉर्पस जो है वो इशू नहीं होगा। जब डिटेंशन जो है कोर्ट के जुरिडिक्शन के आउटसाइड है ना, जो आपके कोर्ट का भी जुरिडिक्शन होता है उसके आउटसाइड अगर कोई चीज है जहां पे डिटेन किया गया है, तो भी आपका ये इशू नहीं हो सकता। तो मतलब कुछ केसेस हैं जहां पे ये इशू नहीं हो सकता। किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, पब्लिक बॉडी या प्राइवेट बॉडी, पब्लिक इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी। चलिए तो पहला रेट हुआ। चलिए अब दूसरा रेट देखते हैं। हाँ, दूसरा रेट क्या है आपका, मैंडमस। मैंडमस, मैंडमस है आपका। मैंडमस को समझना बेटा, मैंडमस क्या होता है आपका, जब भी आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा, तब आप जिस रिट के लिए अप्लाई करोगे वो रिट क्या होगा आपका, मैंडमस होगा, है ना। समझ में आया। मैंडमस के लिए आप अप्लाई कब करोगे, व्हेन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज, है ना। यहाँ पे वो ड्यूटी है जो उसकी कंपलसरी ड्यूटीज हैं, अगर वो उसके लिए मना करता है, उसके लिए रिफ्यूज करता है, तो आप जिसके लिए अप्लाई करोगे क्या होगा, मैंडमस। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एफआईआर जो होता है ना, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर होती है। एफआईआर आपका, आप स्टेशन जाते हो, पुलिस स्टेशन, आप एफआईआर लिखवाते हो। अगर पुलिस ने मना कर दिया सर हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो ये वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो आप किसके लिए अप्लाई करोगे, मैंडमस के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने बोला सर हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि सर हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप किसके लिए अप्लाई करोगे, मैंडमस के लिए। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आप लाइसेंस बनवाने गए, वहां पे जो लाइसेंस बनवाने के लिए जो ऑफिसर था, उसने बोला, उसने रिफ्यूज कर दिया कि सर मैं आपका लाइसेंस जो है वो नहीं बनाऊंगा, हम आपका लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। अगर वो लीगल रीजन देता है तो वो चीज़ एक अलग है, अगर वो इलीगल रीजन देता है और उसकी वजह से वो आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता, तो आप जिस रिट के लिए आप अप्लाई करोगे वो रिट क्या होती है आपका, मैंडमस। समझ में आया। चलो, तो अब यही है कब इशू होगी और आपका किसके अगेंस्ट में इशू होगी, किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होगी। तो ये रिट किसके अगेंस्ट में इशू हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, है ना, जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स हैं, उन सब के अगेंस्ट में ये इशू हो सकते हैं। इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसके अगेंस्ट में तो आपका इशू हो सकती है क्या, आपका मैंडमस। आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से नहीं बोल सकते, आप किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं बोल सकते, आप किसी प्राइवेट जो वर्कर है उससे नहीं बोल सकते। ये चीज़ें आपका किसके लिए इशू होंगी, सिर्फ गवर्नमेंट इंडिविजुअल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होंगी, पहली चीज़ ये आपका प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इशू नहीं होते हैं, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के उसके अगेंस्ट में इशू नहीं होता है, जो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में आपका इशू नहीं होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में भी ये इशू नहीं होता है। जब आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्क्रिशनरी होती हैं,
मतलब वॉलेंट्री ड्यूटीज होती हैं, वो आपका कंपलसरी ड्यूटीज नहीं होती, तब भी आप जो है मैंडेमस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके अगेंस्ट में, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके अगेंस्ट में भी आपका मैंडेमस वगैरह जो है वो इशू नहीं हो सकता, है ना, उनके लिए आप मैंडेमस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया। दूसरी रेट कौन सी है? मैंडेमस। चलिए, अगली रेट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट करना मतलब किसी भी चीज को रोकना, है ना। प्रोहिबिट करना मतलब किसी भी चीज को रोकना जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट करना। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप, किसी भी चीज को रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, चलो प्रोहिबिशन समझते हैं। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि आपका मान लीजिए एक है हायर कोर्ट, हायर कोर्ट, और एक है आपका लोअर कोर्ट। एक है आपका हायर कोर्ट और एक है आपका लोअर कोर्ट। अभी जो आपका हायर कोर्ट है ना, हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट में क्या हुआ, कोई केस चल रहा था आपका, सॉरी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा था, लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा था। अब उस केस में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स पे आपका लोअर कोर्ट जो है वो डिसीजन नहीं दे सकते। जैसे, जैसे आपका बोला जाए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वहाँ पे आपका लोअर कोर्ट जो है वो डिसीजन नहीं दे सकते। तो ऐसा कोई केस अगर चल रहा है लोअर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट जो होगा वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा, या उसका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है उसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, बोलेगा कि सर आप इस केस में इस पर्टिकुलर चीज या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। वहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट होगा, आप बाकी सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन आपका जो जुरिडिक्शन है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में रहेगा, और कुछ चीजें हैं जहां पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का जुरिडिक्शन जो होगा वो कन्फाइंड करेगा, वो आपका रिड्यूस करेगा, वो उसे कंट्रोल करेगा, तब आपका जो रिट होता है वो क्या होता है? आपका प्रोहिबिशन, है ना। प्रोहिबिशन में केस अभी चल रहा है, केस पे डिसीजन नहीं हुआ है, केस अभी आपका लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हायर कोर्ट ने क्या किया? लोअर कोर्ट का एरिया ऑफ जुरिडिक्शन जो है उसे रिड्यूस कर दिया, उसे प्रोहिबिट कर दिया, उसे कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो यह है आपका प्रोहिबिशन जो आपका थर्ड रेट है ना। तो इशू होगा, इशू होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, कौन इशू करेगा? आपका हायर कोर्ट इशू करेंगे, है ना, और उसका जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है उसे लिमिट करेंगे, है ना, उसका जो जुरिडिक्शन था उसे क्या करेंगे? वो आपका लिमिट कर देंगे। हायर कोर्ट लिमिट द जुरिडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट इशू होगी? ये कोर्ट्स के अगेंस्ट तो इशू होगी, है ना, जो आपका जुडिशियल बॉडी होंगे, क्वाजी जुडिशियल होंगे, और आपका क्या है, जो आपका ट्रिब्यूनल्स होंगे, जैसे एनजीटी होता है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल्स होते हैं स्पेसिफिक फील्ड के लिए, जो कोर्ट होते हैं हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स। तो आपका ये जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में इशू होगा। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होगा? नॉन जुडिशियल बॉडीज जो होंगे, जो बॉडीज आपके जुडिशियल नहीं है, जो आपकी जुडिशरी का पार्ट नहीं है, उनके अगेंस्ट में ये इशू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका अगली रेट थी, या थर्ड रेट थी, जो क्या था? आपका प्रोहिबिशन। अगली रेट देखते हैं, चौथी रेट। चौथी रेट क्या है आपका? सर्शरी। सर्शरी, है ना। सर्शरी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? टू बी सर्टिफाइड। वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है इसका? टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है, यहां समझना। हायर कोर्ट, हायर कोर्ट, और होगा लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, है ना, केस आपका कंप्लीट हो गया, लोअर कोर्ट ने किसी ऐसे मैटर पे डिसीजन दे दिया जो लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता था, या पूरा ही केस ऐसा है जिसे लोअर कोर्ट में आपका ट्रायल नहीं किया जा सकता, जिस लोअर कोर्ट में आपका प्रोसीडिंग्स जिसकी नहीं चल सकती, तो यहाँ हायर कोर्ट जो होगा ना, उस पूरे केस को ट्रांसफर कर देगा, उस पूरे केस को ट्रांसफर कर देगा। वो लोअर कोर्ट से वो पूरा केस कहाँ चला जाएगा? हायर कोर्ट में। वो जो पूरा केस है वो लोअर कोर्ट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? हायर कोर्ट में। तो पहले में प्रोहिबिशन में उसका जुरिडिक्शन को लिमिट कर रहा था, यहाँ पे पूरा केस ही ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल, 18 से बिलो वाला अगर आपका कोई केस चल रहा है, वहां पे जुवेनाइल कोर्ट आता है, वहां पे कौन देखता है? आपका जुवेनाइल कोर्ट देखता है 18 से बिलो वाले केसेस को। और अगर वो लोअर कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है,
तो क्या उसे लोअर कोर्ट देखेगा या जुवेनाइल कोर्ट? जुवेनाइल कोर्ट देखेगा। तो वो केस आपका ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा? जुवेनाइल कोर्ट पे। अथॉरिटी किस में है आपका? सर्शरी। किसके पास? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है वो पिटीशन है ना, केसेस इशू, हायर कोर्ट जो होगा वो उस पूरे ही केस को ट्रांसफर कर देगा, जो सबऑर्डिनेट केस कोर्ट में चल रहे हैं वो आपके हायर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अंडर देयर जुडिक्शन वो से लेगा। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट में होगी इशू? ये इशू होगी बेटा आपका जुडिशियल बॉडीज के और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में इशू होगी, है ना? ये पिटीशन किसके अगेंस्ट में होगी? आपका जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी ये इशू होगी। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी आपका डिसीजन देते हैं क्या? हाँ सर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उसका कोर्ट होता है, डीएम का कोर्ट होता है। जो आपका नायब तहसीलदार होते हैं ना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ना। नायब तहसीलदार जो होते हैं उनका भी अपना कोर्ट होता है, वो भी कुछ डिसीजंस देते हैं। तो वो भी अगर कोई ऐसा डिसीजन देते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना, तो आप जो अप्लाई करोगे वो किसके लिए करोगे? सर्शरी के लिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके जो डिसीजन है उन्हें कैंसिल कर सकता है। समझ में आया? सर्शरी आपका किसके अगेंस्ट में हो सकती है? ये आपका जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती है ना? किसके अगेंस्ट में ये रिट इशू नहीं हो सकती? तो सर ये रिट इशू नहीं हो सकती जो आपका नॉन जुडिशियल बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट में ये इशू नहीं होगी। जो आपका जुडिशरी का पार्ट ही नहीं है उनके अगेंस्ट में ये रिट इशू नहीं होगी, है ना? तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका ये रिट इशू होगी किसके अगेंस्ट में? जुडिशियल बॉडी। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होगी? नॉन जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये चौथी रिट थी आपका सर्शरी, फोर्थ रिट थी। और फाइनली एक पांचवी रिट और देखते हैं हम। पांचवी रिट क्या है आपका? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, है ना? क्यो वारंटो आपसे पूछा जाता है क्यो वारंटो में कि आपकी क्या अथॉरिटी है पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने की। एग्जाम्पल समझना, आपका कोई गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया, है ना, किसी भी जॉब के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम कंडक्ट कराया, और उस गवर्नमेंट एग्जाम में आपने जो है वो एग्जाम क्लियर कर लिया। बट आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड थे, है ना, वो डॉक्यूमेंट जो थे वो आपके फ्रॉड थे। तो आप जो है आपका सिलेक्शन तो हो गया और आप किसी पोस्ट पे वर्क भी कर रहे हो, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो फ्रॉड हैं। तो यहाँ पे ऐसे केस में अगर कोई अप्लाई करेगा तो किसके लिए करेगा? क्यो वारंटो। मैं बोलूंगा कि सर एक्स वाई जेड जो पर्सन है उसके डॉक्यूमेंट फ्रॉड हैं, तो उसकी क्या अथॉरिटी है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो क्या इशू करेगा? आपका क्यो वारंटो, है ना? या फिर क्या हुआ, कोई आपका गवर्नमेंट ने एग्जाम कंडक्ट कराया और उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग्स हो गई, मतलब एग्जाम क्लियर हुआ, ज्वाइनिंग्स हो गई, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने वो एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया। तो भी जो पर्सन्स आपके वर्क कर रहे होंगे उस एग्जाम से रिलेटेड या उस एग्जाम से के अकॉर्डिंग, जो सेलेक्टेड पर्सन वर्क कर रहे होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि सर गवर्नमेंट ने वो एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहे हो? या तीसरी चीज इसमें आती है, तीसरी चीज क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर काम करे, मतलब उसका जो जुरिडिक्शन है, उसका जो वर्क है वो अपने वर्क एरिया से ज़्यादा बाहर अगर काम करता है, तो भी जो आप इशू करोगे या जो जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करोगे वो क्या होता है? क्यो वारंटो। एग्जाम्पल समझना कि सर कोई अपने जुरिडिक्शन से बाहर काम क्यों करेगा, है ना? सर यहाँ लोग उतना तो काम करते नहीं है जितना उनके जुरिडिक्शन में आता है, वो उससे बाहर काम क्यों करेंगे? समझो बेटा, यहाँ पे अगर आप मान लो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ मिलता है, हॉस्पिटल में आपको कंपाउंडर्स मिलते हैं, हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, डॉक्टर का काम होता है कि ऑपरेट जो करेगा वो डॉक्टर करेगा, है ना? डॉक्टर का काम होता है कि जो दवाइयाँ लिखेगा या कौन सी मेडिसिन कब आपको लेनी है वो सारी चीज़ें कौन लिखेगा, उसकी अथॉरिटी किसकी होती है? डॉक्टर की होती है। बट क्या किया, कंपाउंडर ने आपको दवाइयाँ लिख के दे दी, है ना? कंपाउंडर ने बोला कि एक्स वाई जेड आप ये वाली दवाइयाँ खाना, अब ठीक हो जाओगे। या कंपाउंडर ने क्या किया, कंपाउंडर ने ऑपरेट कर दिया। तो क्या वो उसका जुरिडिक्शन था? क्या वो उसका स्कोप ऑफ जुरिडिक्शन था? क्या उसे वो काम करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ना बेटा। तो यहाँ पे जब कोई भी पर्सन अपने जुरिडिक्शन से, अपने स्कोप से बाहर काम करता है, तो वो आपका, तब आप कौन सी रिट के लिए अप्लाई करोगे? तो वो रिट क्या होगी? आपका क्यो वारंटो। समझ में आया, है ना? 5 रिट्स हैं, ये पांचवी रिट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 5 रिट आती हैं। आपको बस यहाँ पे नाम याद रखना है कि आपका कौन सी रिट जो है
वो आपका किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। फंक्शन याद रखोगे, इनके नाम ऑथराइज और बाय वारंट, ठीक है। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग या किसके अगेंस्ट इशू होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट इशू होगी, जो नॉन गवर्नमेंट होंगे उनके अगेंस्ट इशू नहीं होगी, है ना। तो बस रिट्स से इतना ही आएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेटा सीयूईटी से रिलेटेड टॉपर्स कॉस अकेडमी का एक डेडिकेटेड चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे अपडेट हमारे आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। या फिर अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसे डाउनलोड करो, या ऑफलाइन सेंटर को विजिट करो, और विजिट करके जो भी आपको ऑफलाइन कोर्स लेना है वो आप वहाँ पे जाके देखोगे। या फिर ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करके जितनी भी डिटेल्स आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप क्वेरीज यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ, पॉलिटी सीरीज के फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ के लिए बाय बाय, टाटा।